नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर खुद उनके मानदेय बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े ऐलान किए जिसमें आम लोगों को काफी राहत मिली है। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर बिजली है उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले 16 जुलाई को शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वो सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत करे और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई करे। इसके अलावा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान भी किया गया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत सीताकुंड मेला की पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस मेले को बिहार राज्य मेला अधिनियम 2008 की धारा 3/5 के तहत मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत लिए जाने का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीताकुंड मेले में मुंगेर तथा आसपास के भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय इत्यादि जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। वहीं पूरे वर्ष में लगभग 5,000 विदेशी पर्यटक भी सीताकुंड मंदिर में पूजा पाठ एवं भ्रमण करने आते हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि मुंगेर सदर अंचल क्षेत्र में अव्यवस्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक सीताकुंड मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि सीताकुंड मेला प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा की तिथि से प्रारंभ होता है तथा फल्गु पूर्णिमा तक अर्थात कुल 1 माह तक आयोजित होता है। वहीं मेला परिसर में काफी संख्या में फर्नीचर की दुकानें लगती है। गंगा तट के निकट होने के कारण कुछ श्रद्धालुगण जलमार्ग से भी यहां पहुंचते हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में परंपरागत, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुंगेर के सीताकुंड में माता सीता, पुरुषोत्तम श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न के कुंड भी अवस्थित हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने करोड़ों की लागत से बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया। बता दें कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी के साथ पहुंचे नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसके बाद आज से आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। वहीं इस मौके पर 15 देशों से आए बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित थे, जिन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य स्तूपा सहित पूरे परिसर का मुआयना भी किया। आपको बता दें कि इसी बनाने में करीब 550.48 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि स्तूप 72 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, जो वैशाली जिले से लेकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैला हुआ है। स्तूप के परिसर में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय, आगंतुकों केंद्र, संग्रहालय, ब्लॉक, एमफिल, थिएटर, कैफेटेरिया, मेडिकेशन सेंटर के अलावा 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र, पार्किंग तथा अन्य सुविधा भी विकसित की गई है। वहीं उद्घाटन के बाद विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र वैशाली हो जाएगा। खास बात यह है कि मुख्य स्तूपा में अस्थि कलश को आज ही स्थापित कर दिया गया। दरअसल 72 एकड़ भूमि में फैले इस भव्य परिसर में 550.48 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि यह स्थल ऐतिहासिक पुष्पकर्णी तालाब और मड स्तूप के समीप स्थित है। संग्रहालय के प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है, जो 1958 से 62 की खुदाई में प्राप्त हुआ था और स्मारक का
प्रमुख केंद्र बिंदु होगा। वहीं पूरी तरह पत्थरों से निर्मित यह स्तूप वंशी पहाड़पुर यानी राजस्थान से लाए गए 42,373 बलुआ पत्थरों के टांग एवं ग्रुप तकनीक के माध्यम से जोड़ा गया है। बता दें कि संरचना आधुनिक भूकंप रोधी तकनीकों से सुसज्जित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू परिवार के परंपरागत विधानसभा सीट राघोपुर पर एनडीए की पूरी नजर है। जी हां, राघोपुर के एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास भी शुरू हो गया, जिसमें पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर और आसपास के इलाकों के लिए कमेटी जो यहां के विकास से जुड़ी योजना तैयार करेगी, तो वहीं अब उजियारपुर सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने की घोषणा की है। उन्होंने यह ऐलान वैशाली जिले के विदुपुर स्थित ऐतिहासिक चेचर महादेव मंदिर परिसर में सावन मास के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के मंच से किया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वे राघोपुर क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम राघोपुर को दिल्ली से जोड़ देना चाहते हैं और जोड़ देंगे, बस बीच की कड़ी आप सबकी भागीदारी है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को विकास और विरासत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि बाबा जागेश्वर नाथ से यही मांगेंगे कि राघोपुर का कल्याण हो और सबको सद्बुद्धि मिले। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की रक्षा के लिए हमारी सेना किसी भी आतंकी या विदेशी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार धारा 370 हटाने, वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन, श्री राम मंदिर निर्माण, घर घर शौचालय निर्माण और गरीबी उन्मूलन जैसे ऐतिहासिक कार्यों की साक्षी रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खान एवं भूतत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक दिनांक 29 जुलाई 2025 को विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बता दें कि बैठक में पूरे राज्य से प्राप्त विभागीय आंकड़ों के आधार पर खनिज राजस्व वसूली, बालू घाटों की अद्यतन स्थिति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रगति, अवैध खनन पर की गई कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की स्थिति, खनिज लेवी तथा अन्य तकनीकी व पर्यावरणीय पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन जिलों में राजस्व वसूली की स्थिति अपेक्षा से कम है, वहां कि जिला खनन पदाधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए। बालू घाटों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि राज्य में अब तक कुल 463 घाटों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 316 घाटों की सफल नीलामी हो चुकी है। वहीं शेष बचे 147 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित है। विभाग द्वारा पुनः नीलामी की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि जहां जहां अभी अवैध खनन अथवा ओवरलोडिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहां के थाना प्रभारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और उनकी संलिप्तता की स्थिति में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। अन्य राज्यों से रेल रैंक के माध्यम से पत्थर आयात कर व्यवसाय कर रहे मध्यम भंडारण अनुगिप्ती धारकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कर माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को सुना और हर जिले में विभाग स्तर से धर्म कांटा स्थापित करने का निर्देश दिया। उनकी समस्याओं के प्रभावी निष्पादन हेतु विभाग की 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश भी उन्होंने दिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि राजद कांग्रेस अपने गठबंधन की ओर से किसी दलित या अल्पसंख्यक के चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे क्या? जातीय उन्माद व तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसा हिम्मत दिखा पाएंगे क्या? वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि विगत दिनों हुए जाति सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 19.65 और
अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 18% है। क्या इतनी बड़ी आबादी से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आना चाहिए? उन्होंने कहा कि अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गठबंधन के घटक दलों की खींचतान के बावजूद तेजस्वी यादव खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों होंगे? वहीं आगे संतोष सुमन ने कहा कि स्वर्गीय दशरथ मांझी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस या किसी मुसहर भुइयां का नाम सीएम पद के लिए आगे करेगी। केवल वायदे व खोखली घोषणाओं से दलितों को कांग्रेस कब तक ठगती रहेगी? राजद बताए कि 2005 में जब अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की मांग हुई थी तो लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रभाव का उपयोग कर बिहार को राष्ट्रपति शासन के हवाले क्यों कर दिया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और राज्य के लगभग सभी जिलों में सोमवार से लगातार बारिश हो रही। वहीं राजधानी पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने जमुई, बांका, भागलपुर, अररिया, गया, नवादा और मुंगेर जिले में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है। बता दें कि इन इलाकों में तेज हवा के साथ गरज चमक और वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है। वहीं पूर्वी और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में मौसम के इस मिजाज का असर साफ नजर आ रहा। वहीं राज्य के अधिकांश जिलों में आज यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं देर रात राजधानी पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, भोजपुर और नालंदा जिले में मूसलाधार बारिश हुई। बता दें कि बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 4 से 6 दिनों तक बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है। कई स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना बनी हुई है। हालांकि झारखंड में कम बारिश होने की संभावना के कारण फल्गु और सोन नदी में बाढ़ का खतरा फिलहाल नहीं है, जबकि 30 और 31 जुलाई को बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 3 अगस्त से उत्तराखंड में कुछ स्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भारी बारिश की भी संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।